चलो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था ना, डीवीटी हो जाता है पैर में। तो पैर से डीवीटी ऊपर ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर आएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना देगा। पल्मोनरी आर्टरी में अटक जाएगा। चालू हुआ था वेन से, आएगा आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी में अटक जाएगा। तो उसकी वजह से है ना ये जो सिम्टम आएंगे। हाँ, तो इटियोलॉजी, ठीक है। इटियोलॉजी दो टाइप के होते हैं। एक तो डीवीटी वाला जो अपन ने यहाँ बताया मैंने, और दूसरा नॉन थ्रोम्बोटिक। इसमें क्या था, थ्रोम्बस बन गया था, इधर थ्रोम्बस बन गया, ये ऊपर चढ़ गया। इस वाले में क्या है, थ्रोम्बस नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें जो कि पल्मोनरी आर्टरी में अटक जा रहा है, जैसे कि एयर, ठीक है। और जैसे कि अम्नियोटिक फ्लूइड, कोई प्रेग्नेंट औरत है तो वो फीटस का वो वाला अम्नियोटिक फ्लूइड आ जाएगा, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ से फैट आ जाएगा, या फिर कोई भी इन्फेक्शन है, कहीं पे भी बैक्टीरिया इकट्ठे हो रहे हैं बहुत सारे, तो वो जाके पल्मोनरी आर्टरी में इकट्ठे हो जाएंगे। कोई फॉरेन बॉडी है वो इकट्ठी हो सकती है, कोई मैलिग्नेंसी, कोई ट्यूमर है, वो जाके इकट्ठा हो सकता है और डीवीटी करा सकता है। ये सब कुछ होगा इसकी इटियोलॉजी। अब हम करेंगे पैथोजेनेसिस। हाँ, फिर पैथोजेनेसिस। तो इसके पैथोजेनेसिस में क्या होगा, यही कि डीवीटी बना है, या फिर कोई भी फैट एम्बोलिज्म है, एयर एम्बोलिज्म है, सेप्टिक एम्बोलिज्म है। और ये अपन ने ऊपर एग्जांपल जो पढ़ा है, ये कोई भी एम्बोलिज्म जाएगा पल्मोनरी में आर्टरी में इकट्ठा हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, क्योंकि है ना इधर एम्बुलेंस इकट्ठा हो गया है, तो है ना रिफ्लेक्स टैकिपनिया हो जाएगा, जो से सांस लेगा वो। तो और जो वेंटिलेशन मतलब और खून आना कम हो गया, ये तो है ना, खून आना कम हो गया, वेंटिलेशन बढ़ गया, तो वीक्यू मिसमैच हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा इस हिसाब से। और इसमें कुछ सिम्टम दिखते हैं, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, ये सब सिम्टम दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सब मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म और लो रिस्क पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये तीन इसके क्लासिफिकेशन हो गए। और ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, ये टाइम, कोर्स ऑफ सिम्टम, प्रेजेंटेशन, एक्यूट और क्रॉनिक और सीवियरिटी। एक्यूट है, क्रॉनिक है या सीवियरिटी है, इसके ऊपर ये तीन इन्होंने क्लासिफिकेशन बनाए, 1, 2 और 3, ऐसा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जो भी चेस्ट पेन वाले जो डिफरेंशियल है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी चेस्ट पेन हो सकता है, और उसका जितने भी चेस्ट पेन वाले अब्दुल लतीफ़ सर ने जो पढ़ाए हैं वो अपन बोल सकते हैं। MI, एओर्टिक डायसेक्शन, पेरिकार्डियल टेम्पोनाट बोल सकते हैं। और इन सब में अपन को चेस्ट डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिखेगा, ऐसा। उसका ना ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में देखो एंटीकोगुलेंट, क्योंकि थ्रोम्बस है कारण, तो एंटीकोगुलेंट देंगे, फाइब्रोलाइटिक देंगे, फाइब्रिन तोड़ने के लिए एंटीकोगुलेंट। हाँ, तो अब एग्जांपल इसके हम, तो इसमें अपन हेपेरिन दे सकते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन दे सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन दे सकते हैं, फंडापेरिनॉक्स दे सकते हैं। और अगर मैसिव अगर बड़ा है थ्रोम्बस, अगर मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं अपन, ऐसा। और सर्जरी करते हैं, और इससे अगर इन थेरेपी मेडिकल थेरेपी से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सर्जरी करेंगे और क्लॉट को तोड़ देंगे। ये हो गया अपना सर्जरी। और कॉम्प्लिकेशन, तो इसके अंदर है ना सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कैसे होगा, कहीं भी वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उस वजह से है ना जो खून की कमी हो जाएगी, मतलब पूरी बॉडी में, तो खून की कमी से शॉक होता है अपन को, तो इसलिए शॉक अपन इसको कॉम्प्लिकेशन रखेंगे इसका। और एरिथमिया हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो ये है ना पल्मोनरी आर्टरी को इसने ब्लॉक कर दिया है, तो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो इसके पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया, राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ गया, तो ये हार्ट फेलियर हो जाएगा, डायलेशन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल हो जाएगा, तो उससे एरिथमिया हो सकता है अपन को वैसे। सेकेंडरी पल्मोनरी हाँ, ये हाइपरटेंशन हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी खून रुक गया तो इधर पीछे की तरफ खून बढ़ने लगेगा धीरे धीरे धीरे, तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। कोर पल्मोनरी, इसमें क्या होता है कि यहाँ प्रेशर बढ़ने की वजह से लंग में दिक्कत होगी, और लंग में दिक्कत होके बाद में हार्ट में दिक्कत होगी, तो वैसे कोर पल्मोनरी है। और हाइपोऑक्सीमिया, क्योंकि लंग में दिक्कत है इसलिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, शॉक इन सर्जरी। शॉक का मतलब मैं बता चुका हूँ, मतलब कहीं भी हाइपोटेंशन हो गया, कहीं भी खून की कमी हो गई
तो उस वजह से जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है तो उनमें ये शॉक हो जाता है। ठीक है, तो इसका एटियोलॉजी, इसके कॉज देखेंगे। शॉक इन सर्जरी, सर्जरी में शॉक होने के कारण। तो है ना, ये इधर 4 टाइप के शॉक होते हैं: डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव। और सर्जरी में एक कॉमन शॉक होता है जो कि है, अब देखो जैसे कि सर्जिकल सर्जिकल जैसे कि ट्रॉमा हो गया, ठीक है, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उससे हाइपोवॉलीमिया हो जाता है। हाइपोवॉलीमिया, खून की कमी हो गई, खून की कमी हो गई, तो उस वजह से ऑर्गन को खून कम मिला, तो उस वजह से शॉक हो गया। ठीक है, ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया जो कि होता है सर्जरी, ट्रॉमेटिक सर्जन होते हैं, उनको देखना पड़ता है। अब बाद में हो गया, अपन ऊपर जाते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एसवीआर, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गया, मतलब पहले छोटी थी आर्टरी, अब बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो हाइपरटेंशन हो गया। तो हाइपरटेंशन होने की वजह से भी ऑर्गन के पास कम ब्लड गया, तो और ये होता है स्पाइनल इंजरी की वजह से। अगर स्पाइनल इंजरी की वजह से वेसोडाइलेशन हो गया तो न्यूरोजेनिक शॉक दे देगा अपन को, क्योंकि स्पाइन की वजह से, इसलिए न्यूरोजेनिक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, इसमें भी लॉस ऑफ सिस्टमिक वेस्कुलराइजेशन, मतलब इसके अंदर भी वेसोडाइलेशन हो रहा है, लेकिन इसका कारण होता है इन्फेक्शन या एनाफिलैक्सिस। ठीक है, बी स्टिंग वगैरह। और कार्डियोनिक शॉक, इसमें भी है ना वेसोडाइलेशन होगा, इसके कारण होंगे इन्फेक्शन। ये गलत लिखा हुआ है, इसको काटना पड़ेगा। कार्डियोजेनिक शॉक का ये कारण होंगे कि हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, उस वजह से खून कम पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल, हार्ट फेलियर हो गया, एमआई होगा। हार्ट फेलियर हो गया तो पंप सही से नहीं कर पाएगा, एमआई हो गया तो हार्ट ही काम करना बंद करके मर चुका है आधा पार्ट, तो सही से पंप नहीं कर पाएगा। ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया होने से भी है ना पंप ब्लड कम, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, और टैकीकार्डिया से भी कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ये दोनों कॉज होते हैं, इन दोनों वजह से ब्लड कम जाता है बॉडी में, तो ये दोनों शॉक कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोले तो कि है ना किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, ये भी ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ब्लड वेसल को। और टेम्पनोड हो गया तो ये है ना हार्ट के साइड में ऐसा हार्ट को सही से है ना डायलेट नहीं होने देगा, और उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी है ना एग्जांपल, न्यूरोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये 5 चीज़ है। ये है ना शॉक के टाइप है, क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब शॉक के टाइप है। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस मैं समझा चुका हूँ कैसे वेसोडाइलेशन हो जाता है, या फिर बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, मतलब किसी भी कारण से ब्लड कम पहुँचा ऑर्गन तक, वो पैथोजेनेसिस हो जाएगा। और ट्रीटमेंट, इसके अंदर ट्रीटमेंट है ना ये रहता है कि देखो है ना इसका दिक्कत क्या हो रही है, वेजो डायलेशन हो रहा है, तो ट्रीटमेंट में हम वेजो प्रेशर प्रेशर देंगे, तो जिससे है ना ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और दूसरी बात, एंटीबायोटिक देंगे कोई भी इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि और ये एंटीबायोटिक मेनली सेप्टिक शॉक के लिए देंगे, क्योंकि सेप्सिस में भी वेजो डायलेशन हो जाता है, और उस वजह से है ना अपन को शॉक दिखने मिल सकता है। सेप्सिस में वेजो डायलेशन का कारण होता है साइटोकाइंस रिलीज। तो देखो कॉम्प्लिकेशन में अपन क्या करेंगे, अब देखो ऑर्गन में ब्लड कम जा रहा है, ब्लड कम जाने की वजह से परमानेंट ऑर्गन डैमेज हो सकता है, और डेथ भी हो सकती है इंसान की, सिंपल कॉम्प्लिकेशन उसका। अब सेप्सिस इन सर्जरी, ठीक है, ये सेप्सिस में इधर समझा चुका कि इसमें क्या होगा कि ना